आज स्पिन एंगुलर मोमेंटम और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन और स्लेटर डिटर्मिनेंट आप कर लेते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और एक्चुअली स्पिनिंग जो है एक इंटेंसिंग प्रॉपर्टी है किसी पार्टिकल की। जैसे अर्थ अपने स्पिन करती है अर्थ जो है अपनी ही एक्सिस पे, तो वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक इसी तरीके से पार्टिकल की भी जो स्पिनिंग है इलेक्ट्रॉन की, वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये मतलब इसको जो है हम मैंने बताया था जब पढ़ा रही थी कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम प्रूव कर पाए थे। और ये उसका स्वाभाविक गुण है, स्पिन करेगा इलेक्ट्रॉन। अब जैसे लट्टू है, लट्टू को तो हमने एनर्जी दी है तब स्पिन कर रहा है, वो पार्टिकल खुद में स्पिनिंग करता है। तो इसके देखिए जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है, और इसका आपको कोई भी क्लासिकल मैकेनिक्स में एनालॉग नहीं मिलेगा, इसकी नो एनालॉग इन क्लासिकल मैकेनिक्स ऑफ स्पिनिंग। तो और दूसरी चीज़ ये है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम के जो ऑपरेटर्स हैं या स्पिन एंगुलर मोमेंटम के जो ऑपरेटर जो है सेम ऑपरेटर अलजेब्रा फॉलो करते हैं। सेम ऑपरेटर अलजेब्रा फॉलो करते हैं, जैसे कि एज एंगुलर मोमेंटम, एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के हमने जो निकाले थे एल स्क्वायर, एल जेड, ये सब जो ऑपरेटर्स थे, ठीक उसी तरीके से ये जो ऐसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर्स भी ऑपरेटर अलजेब्रा फॉलो करते हैं। तो देखिए इसका यदि ऑपरेटर हम एस स्क्वायर है और इसका जेड कंपोनेंट का जो ऑपरेटर है वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस जेड से। तो एस स्क्वायर जो है आपको क्या देगा, जो है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है एस स्क्वायर देगा। और चूंकि ये सेम ऑपरेटर अलजेब्रा फॉलो करते हैं, इसलिए इसका ऑपरेटर जो है एस स्क्वायर है, एस जेड है, और इसकी जो आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू इज एस प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर है, और एस जेड की आइगन वैल्यू जो है ये है एम एस एच क्रॉस, वेयर एस इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड एम एस जो है स्पिन स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंड एस इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंड एम एस इज स्पिन मैग्नेटिक इसमें एंगुलर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एस इज। तो ये जो इसकी आइगन वैल्यू हम इस तरीके से ले सकते हैं, और एस जेड की आइगन वैल्यू एम एस है। यहाँ जो है एस की वैल्यू, वेयर एस इज 0, हाफ, 1 एटसेट्रा, और हेयर एम एस जो है नेचुरली किससे वेरी करेगा, एस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो एम एस की वैल्यू जो है -S2 प्लस एस वेरी। तो हम जो है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की बात कर रहे हैं जिसे फर्मियोन्स बोलते हैं। तो फर्मियोन्स या इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है, स्पिन उसको हम किससे दिखाते हैं, हाफ से दिखाते हैं। तो डेफिनेटली इसकी जो एम एस की वैल्यू, एम एस की कितनी वैल्यू हो जाएंगी, -12 एंड दूसरी हाफ। इन स्टेप ऑफ मतलब इसमें एक का डिफरेंस रहता है, तो दो वैल्यू हो गई एम एस की, -12 एंड
प्लस हाफ। तो यदि हम देखें तो एम जो एस जेड है उसकी आइगन वैल्यू यदि प्लस हाफ है तो कितनी होगी, प्लस हाफ एच क्रॉस। इसका यदि प्लस हाफ है तो उसको हम स्पिन अप से दिखाते हैं, और यदि एस जेड की दूसरी वैल्यू है यदि माइनस हाफ एच क्रॉस, इसको स्पिन डाउन से दिखाते हैं। तो एस जेड ऑपरेटर की दो आइगन वैल्यू हैं, हाफ एच क्रॉस जिसे स्पिन अप से दिखाते हैं, और दूसरा माइनस हाफ एच क्रॉस जिसे स्पिन डाउन से दिखाते हैं। तो ये जो है हमें पता लग गया कि ये एस स्क्वायर की आइगन वैल्यू ये है, एस जेड की आइगन वैल्यू ये है। अब डेफिनेटली जब एस जेड ऑपरेटर की दो आइगन वैल्यू दिखाई दे रही हैं आपको, तो ये इन दो आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग दो हमारे पास वेव फंक्शन भी होते हैं। प्लस हाफ एच क्रॉस का वेव फंक्शन हम किससे दिखाते हैं, अल्फा से दिखाते हैं, और माइनस हाफ एच क्रॉस आइगन वैल्यू के लिए जो वेव फंक्शन है वो हम बीटा से दिखाते हैं। और ये दोनों ही वेव फंक्शन जो है एम एस का फंक्शन होते हैं, दैट इज स्पिन पार्ट। ये एम एस जो है, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम दो पार्ट का बना होता है, एक तो स्पेशियल कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई जेड होते हैं, और एक दूसरा जो होता है स्पिन पार्ट होता है, जो कि जिसको कि हम स्पिन पार्ट को हम किससे दिखा सकते हैं कि अल्फा जो है स्पिन वेव फंक्शन है, और जो कि एम एस का फंक्शन है। ये दो वेव फंक्शन एस जेड के आइगन वैल्यू से कनेक्टेड है। प्लस हाफ एच क्रॉस के लिए अल्फा और माइनस हाफ एच क्रॉस के लिए बीटा। अब देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि एस जेड की ये दो एस जेड ऑपरेटर की दो वैल्यू थी, हाफ एच क्रॉस माइनस हाफ एच क्रॉस एंड माइनस हाफ एच क्रॉस। इसी तरीके से एस स्क्वायर की भी एस स्क्वायर ऑपरेटर की भी दो वैल्यू रह सकती हैं, एस प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर। एस नेचुरली कितना है बताया कि इलेक्ट्रॉन के लिए एस जो है हाफ रहता है, तो ये हो गया हाफ प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 3/2 एच क्रॉस स्क्वायर, देयरफॉर 3/4 एच क्रॉस स्क्वायर। तो यदि हम इस लगाएंगे इस तरीके से एस जेड के लिए लगाइए, तो एस जेड ये एस स्क्वायर अल्फा will give you 3/4 h cross square alpha. This is eigen value equation. इसी तरीके से s स्क्वायर बीटा भी आपको क्या देगा, 3/4 h स्क्वायर बीटा। क्यों एस स्क्वायर के क्यों ये दोनों वेव फंक्शन होंगे, क्योंकि बताया था कि एस जेड और एस स्क्वायर आपस में उसी तरीके से कम्यूट करते हैं जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर कम्यूट करते हैं। तो एस स्क्वायर जो है, एस स्क्वायर और एस जेड जो है कम्यूट करते हैं। तो इसी तरीके से एस स्क्वायर के भी दो वेव फंक्शन होंगे, अल्फा और बीटा। एस स्क्वायर की वैल्यू 3/4 एच स्क्वायर अल्फा, दिस इज आइगन वैल्यू इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड आइगन वैल्यू इक्वेशन। जब ये बीटा पे करेगा तो आपको देगा 3/4 एच क्रॉस स्क्वायर बीटा। इसी तरीके से जब एस जेड ऑपरेटर अल्फा पे देगा तो आपको देगा हाफ एच क्रॉस, एंड एस जेड ये बीटा पे जब करेगा तो दिस इज हाफ
H क्रॉस माइनस। तो इस तरीके से इसमें भी आपको जो है ये जो दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, हाफ एच अल्फा एंड दिस इज हाफ एच क्रॉस बीटा। अब देखिए, हमने देखा कि जो हमारे अल्फा हैं और बीटा, ये दोनों स्पिन वेव फंक्शन है, ये दोनों जो है एमएस के फंक्शन है। हमको ये दिखाने का तरीका है कि ये स्पिन पार्ट के फंक्शन है। तो इनकी नॉर्मलाइज कंडीशन कैसी होगी? नेचुरली इनकी जो डिस्क्रीट वैल्यूज रहती है एस जेड की, तो इसको हम एम एस बराबर माइनस हाफ टू एम एस बराबर हाफ, ये होगा अल्फा एम एस। दिस इज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन फॉर alpha wave function, and the same thing in the similar way, this is ms is equal to minus half to ms is equal to half beta ms. This is the normalization condition for second wave function beta. तो अगर यदि हमारे पास कोई इस तरीके का वेव फंक्शन है जो हम टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम के को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं दैट एम एस इज इक्वल टू माइनस हाफ टू एम एस हाफ, एंड ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एंड शाई एक्स वाई जेड एंड एम एस स्क्वायर। ये जो है ऐसे मतलब जो शाई जो कि स्पेस कोऑर्डिनेट्स का भी फंक्शन है और स्पिन पार्ट का भी फंक्शन है। तो इसको जो है इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमको इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। अब देखिए हमारा मेन क्या है कि हमारे इलेक्ट्रॉन का जो एस है वो हाफ इंटीग्रल है, मतलब हाफ इंटीजर है। तो हमें ये देखना है कि क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास कैसा वेव फंक्शन होना चाहिए, कौन सी जो कंडीशन है इलेक्ट्रॉन के लिए, वो इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन के लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि यदि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन 1 एंड इलेक्ट्रॉन 2, और देखिए इलेक्ट्रॉन 1 का वेव फंक्शन यदि हम इस तरीके से दिखाएं, एफ फॉर मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन है जो Q1, Q2 एंड लाइक इस तरीके से हम दिखाते हैं, वेयर Q जो है रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई जेड और एम एस। तो ये इलेक्ट्रॉन 1 के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन 2 के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसमें जो है फंक्शन है वो जो है एक फंक्शन जो है इस तरीके से दिखाया गया है, जो Q1, Q2, इलेक्ट्रॉन 1 जो फंक्शन इलेक्ट्रॉन 1 जो कि एक्स वाई जेड एम एस को हम किससे दिखा सकते हैं, Q1 से। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन 2 के कोऑर्डिनेट्स हम किससे दिखा सकते हैं, x1 Q1 के दिखा सकते हैं x1 y1 z1, और इसी तरीके से Q2 के दिखा सकते हैं x1 x2 y2 एंड z2, और ms स्पिन पार्ट और लगा देंगे तो हम उसको जो है Q से रिप्रेजेंट कर
F इज इक्वल टू Q1 Q2 एंड Q2 एंड अब यदि हम हमारे कंडीशन क्या है कि हम बात कर रहे हैं अब एक्सचेंज ऑपरेटर की। एक्सचेंज ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो कि पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देता है। जैसे Q1 पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स को Q2 पार्टिकल्स के Q2 के कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर देगा। तो ये F है। यदि हम इस पे P12 ऑपरेटर लगाएं, ये P12 ऑपरेटर जो है एक्सचेंज ऑपरेटर है और 12 जो सफिक्स में लगा हुआ है ये क्या शो कर रहा है कि जो पार्टिकल्स चेंज हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और इलेक्ट्रॉन नंबर 2 मतलब पार्टिकल नंबर 1 एंड पार्टिकल नंबर 2 चेंज हुए हैं। तो P12 जब हम F पे लगाते हैं तो ये जो है इस तरीके से हमारा चेंज हो जाता है Q2 एंड Q1 एंड सो ऑन। तो एक्सचेंज ऑपरेटर जो है इन दो पार्टिकल्स के उसने कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दिया। Q2 पहले आ गया और Q1 बाद में चला गया। और ध्यान रखिए कि जो एक्सचेंज ऑपरेटर है एक टाइम में केवल दो ही पार्टिकल्स की पोजीशन को चेंज करता है। तो ये हो गया हमारा P12। अब देखिए अगर यदि हमें एक बार और ऑपरेट कर दें P12 पे, P12 तो ये Q1 Q2 Qn बराबर ये P12 F Q2 Q1 ऐसे लिख सकते हैं। दोनों तरफ हमने एक बार ऑपरेट कर दिया P12 से दोबारा, इधर भी और इधर भी। तो इसको क्या लिख सकते हैं P12 स्क्वायर F Q1 Q2 Qn। ये इसकी स्थिति को इसके फिर ये चेंज कर देगा इसके कोऑर्डिनेट्स को। तो ये क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू Q1 Q2। तो देखिए ये हमें एक आइगन वैल्यू इक्वेशन मिल गई जिसमें हमारा P12 स्क्वायर एक ऑपरेटर है, ये फंक्शन है। और यहाँ पर यदि हम 1 यूज कर लें तो P12 ऑपरेटर की ये आइगन वैल्यू हो गई 1। तो ऐसे ऑपरेटर को जिसकी आइगन वैल्यू 1 होती है उसको हम यूनिट ऑपरेटर बोलते हैं। और यूनिट ऑपरेटर को हमेशा हम इस तरीके से 1 से दिखाते हैं। तो इस तरीके से जो P स्क्वायर एक्सचेंज ऑपरेटर है P12 स्क्वायर, उसकी आइगन वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1। लेकिन हमें तो एक्सचेंज ऑपरेटर हमारा क्या है, एक्सचेंज ऑपरेटर इज P12। हमें अब इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे और इसके लिए आइगन फंक्शन देखेंगे। P12 के लिए ये जो 1 यूनिट ऑपरेटर है या P12 स्क्वायर की आइगन वैल्यू कितनी है 1। और हम किसकी देखने जा रहे हैं P12। तो हम मान के चलते हैं कि लेट ओमेगा आई is wave function for P12 operator and Ci is eigenvalue of P12 operator। यानी P12 ऑपरेटर की ये कौन सा है, ये आइगन फंक्शन है और ये है जो है आइगन वैल्यू है Ci। तो हम P12 ऑपरेटर्स के साथ एक एज्यूम कर सकते हैं, एक आइगन वैल्यू इक्वेशन बना सकते हैं कि P12 ऑपरेटर
जिसका वेव फंक्शन हमने कितना माना है ओमेगा आई, और जिसकी हमने आइगन वैल्यू कितनी है सी आई एंड ओमेगा। तो दिस इज आइगन वैल्यू इक्वेशन हमारी। तो यहाँ ये शो कर रहा है कि P12 ऑपरेटर की आइगन वैल्यू कितनी है सी आई। दिस इज आइगन वैल्यू इक्वेशन। अब यदि हम इस पर सेकेंड टाइम ऑपरेट कर दें P12 ऑपरेटर ओमेगा आई, दिस इज इक्वल टू सी आई स्केलर क्वांटिटी इधर बाहर ले लेंगे स्केलर को, और ये हमारा P12 ओमेगा आई। दोनों तरफ हमने ऑपरेट कर दिया। ये P12 था पहले से, अब हमने दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा P12 स्क्वायर ओमेगा आई इज सी आई, P12 ओमेगा आई, P12 ओमेगा आई सी आई ओमेगा आई। ये यूनिट वेक्टर है, इसकी ये आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी 1 ओमेगा आई। तो हमने ओमेगा आई इज इक्वल टू सी आई स्क्वायर ओमेगा आई, और वी कैन राइट डाउन लाइक दिस दैट ओमेगा आई माइनस सी आई स्क्वायर ओमेगा आई इज इक्वल टू 0, और ओमेगा आई यदि कॉमन ले लें तो 1 माइनस सी आई स्क्वायर is equal to 0. Wave function cannot be 0. ये वेव फंक्शन हमने एज्यूम किया है, therefore ओमेगा आई can't be 0. Therefore 1 minus सी आई स्क्वायर is equal to 0, और सी आई स्क्वायर सी आई की वैल्यू कितनी हो गई दैट इज प्लस माइनस। इसका मतलब जो हमारा P12 एक्सचेंज ऑपरेटर है उसकी हमारे पास दो आइगन वैल्यू मिली, एक प्लस और एक माइनस। तो हम ये मान सकते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जिस आइगन जो वैल्यू +1 है उसके संग के उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन है वो दैट इज W ओमेगा प्लस, एंड जो -1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है वो दैट इज ओमेगा माइनस। इस तरीके से हमने मान लिया कि इसकी दो वैल्यू हैं, आइगन वैल्यू दो है P12 ऑपरेटर की। P12 जो एक्सचेंज ऑपरेटर है उसकी दो आइगन वैल्यूज निकली हैं हमारे पास, एक प्लस और एक माइनस। तो प्लस आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने कौन सा ऑपरेटर मांगा ओमेगा प्लस, और -1 आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्ड हमने वो माना है ओमेगा माइनस ऑपरेटर। तो अब देखिए एक्सचेंज ऑपरेटर जिसकी हमने हमारे पास P12 है, इसकी दो आइगन वैल्यूज निकली, एक +1 और एक -1। तो पहले हम +1 आइगन वैल्यूज के लिए ले लेते हैं। जैसे P12 ऑपरेटर जो है अपने आइगन फंक्शन W1 प्लस पर Q1 Q2 Qn, ये आपको आइगन वैल्यू इक्वेशन देगा +1 आइगन वैल्यू, और W प्लस दिस इज Q1 Q2 एंड Q2। फिर ये इसको लिख सकते हैं P12 W प्लस Q1 Q2 Qn इज इक्वल टू W प्लस Q1 Q2 Qn। ये जो यहाँ P12 ऑपरेटर है ये आइगन एज बाय द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू इक्वेशन। अब मान लीजिए P12 ऑपरेट हो रहा है वेव फंक्शन पे Q1। अब जो है हम बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सचेंज ऑपरेटर P12 लगा रहे हैं, तो Qn, तो यहाँ पर W प्लस, यहाँ पर
ऑपरेटर एज बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सचेंज ऑपरेटर लगाया है यहाँ पर, एज एक्सचेंज ऑपरेटर लगाया है यहाँ P12, यहाँ पर हमने एज आइगन वैल्यू इक्वेशन लगाया था, तो ये जो है हमको आइगन वैल्यू इक्वेशन मिल गई एज बाय द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू इक्वेशन। यहाँ पर हम एज बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सचेंज ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो P12 अब जब इस फंक्शन पर काम करेगा तो इन दोनों पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज कर देगा, Q1 को Q2 और Q2 को Q1 कर देगा Q1, लाइक दिस। तो इन इक्वेशन में आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये दोनों इक्वेशन और लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हमारी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो लिख सकते हैं दैट W प्लस Q1 Q2 Qn इज इक्वल टू W प्लस Q2 Q1 एंड Qn। देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है Q1 Q2, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल एक्सचेंज हो गए हैं, पार्टिकल की पोजीशन एक्सचेंज हो गई है, एक्सचेंज ऑपरेटर ने इन पार्टिकल्स के पोजीशन को चेंज कर दिया है, Q2 की जगह Q1 की जगह Q2 आ गया और Q2 की जगह Q1 आ गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं। ऐसे ओमेगा प्लस ऐसे वेव फंक्शन को जो कि पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो जाए है, तब भी वेव फंक्शन अपना साइन चेंज नहीं करे। रिमेंबर, पार्टिकल की पोजीशन एक्सचेंज हो जाए और वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज अपने वेव फंक्शन में कोई चेंज नहीं आए, तो ऐसे वेव फंक्शन को सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहते हैं। इधर भी ओमेगा प्लस है, इधर भी ओमेगा प्लस है, और इधर जो है पार्टिकल्स की पोजीशन एक्सचेंज हो गई है, लेकिन यहाँ पर वेव फंक्शन वही है। इसका मतलब यहीं से प्रूव हो जाता है कि वेव फंक्शन क्या है। वेव फंक्शन तो स्टेट ऑफ द पार्टिकल है। तो जब पार्टिकल ने पोजीशन भी चेंज कर ली लेकिन स्टेट वही बनी रही, तो दो पार्टिकल सेम स्टेट में नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन बना है वो जो है इस तरीके से बना है कि पार्टिकल्स पोजीशन चेंज करने के बाद भी इस वेव फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया। ऐसे वेव फंक्शन सिमेट्रिक वेव फंक्शंस कहलाते हैं। अब यदि देखिए हम -1 वैल्यू के साथ वर्क करें, आइगन वैल्यू जब हम एक्सचेंज ऑपरेटर की -1 लें, तब देखते हैं क्या होता है। हमारे पास दूसरी आइगन वैल्यू है -1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेव फंक्शन है ओमेगा माइनस है। तो पहले हम आइगन वैल्यू इक्वेशन की डेफिनेशन से करेंगे दैट P12 ऑपरेटर अपने वेव फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है, Q1 Q2 Qn, ये आपको देगा अपनी आइगन वैल्यू इक्वेशन ओमेगा माइनस Q1 Q2 एंड Qn। दूसरा अब हम जो है आइगन वैल्यू इक्वेशन से यूज कर लिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, P12 ओमेगा Q1 Q2 Qn बराबर माइनस ओमेगा Q1 Q2 एंड Qn। अब हम एक्सचेंज ऑपरेटर की डेफिनेशन के साथ ऑपरेटर को हम फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे। P12 ओमेगा माइनस Q1 Q2 Qn इक्वल टू ओमेगा ए माइनस, ये यहाँ
पोजीशन चेंज कर देगा, Q2, Q1 एंड Q। तो डिफरेंस देख लीजिए, हम एक बार आइगन वैल्यू इक्वेशन की डेफिनेशन के साथ ऑपरेटर जो है वेव फंक्शन पे लगा रहे हैं, और एक बार हम उसके एक्सचेंज ऑपरेटर की डेफिनेशन लगा के हम ऑपरेटर लगा रहे हैं। तो यहाँ ये जो है पार्टिकल्स की पोजीशन को चेंज करेगा यहाँ, जबकि अपनी आइगन वैल्यू देगा। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं दैट W माइनस Q2, Q1 and Qn, this is equal to minus Q1, Q2। यहाँ देखिए आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्टिकल्स की पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्सचेंज हो गए, और साथ में वेव फंक्शन ने भी अपना साइन चेंज कर लिया। पार्टिकल्स की पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होने के साथ साथ वेव फंक्शन ने भी अपना साइन चेंज कर लिया है। ऐसे वेव फंक्शन को जो विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल पोजीशन अपना साइन चेंज करते हैं, ऐसे वेव फंक्शन को हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या, कि जब पार्टिकल्स अपने कोऑर्डिनेट्स चेंज करते हैं, या पार्टिकल्स की जब स्टेट क्वांटम स्टेट जब चेंज हो रही है, उस समय यदि वेव फंक्शन भी अपना साइन चेंज करे, तो ऐसे वेव फंक्शन को हम एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहते हैं। तो देखिए अब, तो इसमें हमारा ओमेगा माइनस क्या है, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। और देखिए इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पिन जो है हाफ है, उस एंटी सिमेट्रिक फंक्शन उस इलेक्ट्रॉन के लिए एक ये नेसेसरी कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन के लिए एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन ही जो है लागू होते हैं, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन ही मतलब लिए जाते हैं। तो इससे एक हमारे पास जो है क्वांटम मैकेनिक्स का एक हम पोस्टुलेट और बता सकते हैं कि जो है इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो वेव फंक्शंस होते हैं वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस होते हैं, और या फिर फर्मियंस जिनकी स्पिन हाफ होती है उनके लिए जो वेव फंक्शंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज पार्टिकल, विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज पार्टिकल, जब पार्टिकल एक्सचेंज हो जाएं तो उसके रिस्पेक्ट में एंटी सिमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो उन पार्टिकल्स के लिए होते हैं जिनकी स्पिन हाफ होती है, जैसे फॉर इलेक्ट्रॉन्स। जिनकी स्पिन 1 होती है जैसे बोसॉन्स, उनके लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज जो है उनके लिए जो है सिमेट्रिक फंक्शंस हम लेते हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा बात करते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैसा वेव फंक्शन होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज पार्टिकल। अब देखिए तो मान लीजिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है और दूसरा इलेक्ट्रॉन नंबर हमारा 2 है। इस इलेक्ट्रॉन नंबर 1 की मान लीजिए हम जो आइगन स्टेट है, या जो आइगन स्टेट को हम किससे दिखा सकते हैं, मान लीजिए वो दिखा रहे हैं शाई अल्फा फॉर 1, मतलब नंबर 1 इलेक्ट्रॉन का किस स्टेट में है, वो अल्फा क्वांटम स्टेट में है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन 2 है वो किस क्वांटम स्टेट में है, बीटा क्वांटम स्टेट में है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन 1 अल्फा क्वांटम स्टेट में है और इलेक्ट्रॉन 2 जो है वो बीटा क्वांटम स्टेट में है। तो इसके लिए हम शाई अल्फा और इसको शाई बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 2
इलेक्ट्रॉन सिस्टम का वेव फंक्शन psi 1 2 कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि psi अल्फा इलेक्ट्रॉन 1 जो है अल्फा स्टेट में है और जो इलेक्ट्रॉन 2 है वो बीटा क्वांटम स्टेट में। अब मान लीजिए ये पार्टिकल्स दोनों अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं तो अब ये क्या वेव फंक्शन कैसे हो जाएगा 2 1 1 की जगह 2 2 की जगह 1 आ जाएगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा psi अल्फा 2 और psi बीटा 1। ये पार्टिकल ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज करी है उस समय का वेव फंक्शन है psi 2 1 एंड ये है psi 1 2 जब पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। पर हम देखते हैं दैट psi 1 2 इज नॉट इक्वल टू psi 2 1। psi 1 2 is not equal to psi 2 1 minus psi 2 1, जबकि ये होना चाहिए। क्यों? हम तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होना चाहिए। तो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन में कौन सी कंडीशन होती? psi 1 2 is minus psi 2 1, लेकिन ये नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू जब हमने चेंज किया। तो अब क्या है कि हमको चूंकि इलेक्ट्रॉन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होना, इसलिए अब हमको इन दो वेव फंक्शन से ही हमको एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो देखें करते हैं हम कैसे। इसको दो तरीके से होता है, एक तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से भी लेते हैं या फिर हम लीनियर कॉम्बिनेशन से भी कर लेते हैं। तो हमारे पास ये दो वेव फंक्शन है, तो हम जो है मान लीजिए psi 1, तो हमने पढ़ा है कि यदि दो वेव फंक्शन हैं तो हम जो है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से एक वेव फंक्शन बना सकते हैं। ये क्या है psi, ये था psi अल्फा 1 psi बीटा 2 प्लस माइनस ये था कौन सा psi अल्फा 2 एंड psi बीटा 1। ये हमारे पास ये वेव फंक्शन का जो है लीनियर कॉम्बिनेशन, आइदर प्लस और माइनस दोनों के साथ हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। वेयर यदि हमें इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है तो ये जो है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। तो अब देखिए, तो इन दोनों वेव फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम जो है psi 1 स्टेट बना सकते हैं। ए psi अल्फा 1 psi बीटा 2 psi अल्फा 2 psi बीटा 1। अब यदि एक्सचेंज हो जाए इनकी पोजीशन तो ये हमारा psi 2 बनेगा और वो क्या हो जाएगा psi अल्फा 2 psi बीटा 1 प्लस माइनस psi अल्फा 1 और psi बीटा 2, ये बनेगा। तो एक बार प्लस देख के ले लेते हैं और एक बार हम दो में माइनस देख के देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमने लिया ए psi अल्फा 2 psi बीटा 1 प्लस psi अल्फा 1 और psi बीटा 2। इससे देखिए psi अल्फा 1 psi बीटा 2 psi अल्फा भी psi बीटा 2 psi अल्फा 2 psi बीटा 1 psi अल्फा 2 psi बीटा 1। इस केस में हमारे जो है psi 1 इज इक्वल टू psi 2। इसका मतलब जो यदि हम
इसको प्लस के साथ लेंगे तो ये वेव फंक्शन हमारा कैसा वेव फंक्शन माना जाएगा? सिमेट्रिक वेव फंक्शन। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर माइनस किया, तो हमने इसकी पोजीशन चेंज की और यहाँ पे हमने माइनस किया, और माइनस यदि हमने बाहर निकाल लिया ये शाई 2 है, ये जो है, और हमने इसको माइनस के साथ लिया और अब इसमें हम माइनस बाहर निकाल लें ए, तो ये क्या हो जाएगा? शाई अल्फा 1 शाई बीटा 2 माइनस शाई अल्फा 2 और ये शाई बीटा 1। अब देखिए शाई अल्फा 1 शाई अल्फा 1 शाई बीटा 2 माइनस शाई अल्फा 2 एंड शाई बीटा 1 शाई, इट मीन्स दिस शाई 2 इज माइनस शाई 1। तो यहां पर जब पार्टिकल्स अपने पोजीशन चेंज की तो यह हमारा जो शाई 2 था और वो किसके बराबर हो गया? माइनस शाई 1 के बराबर। इसका मतलब ये जो है ए शाई अल्फा 1 शाई बीटा 2 माइनस शाई अल्फा 2 शाई बीटा 1, ये हमारा जो है एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, क्योंकि पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज करने पर यहाँ वेव फंक्शन ने अपना साइन चेंज कर लिया है। तो दिस इज एंटी सिमेट्रिक फंक्शन। Thus this wave function is anti-symmetric wave function. अब देखिए हमारा वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए? नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। तो नॉर्मलाइज्ड के लिए तो आपने देखा होगा शाई शाई स्टार शाई डी टाउ इज इक्वल टू 1। यदि हम इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, तो हमारा क्या होगा? शाई स्टार में भी ए पार्ट होगा, शाई इसमें भी हमारा ए पार्ट होगा, शाई स्टार में भी बी पार्ट होगा, शाई इसमें भी बी पार्ट होगा। तो हमारा ये कैसे आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा हमारा जैसे शाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी टाउ। ये किस फॉर्मूले से आ जाएगा हमारा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी टाउ। और फिर जो है हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी टाउ से खोल लेंगे। जैसे इसको ये हमारा 1 आ गया तो हमें क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी टाउ प्लस बी स्क्वायर डी टाउ माइनस 2ab, तो 2ab डी टाउ। तो ये तो हमारे दो डिफरेंट स्टेट हैं, दो डिफरेंट वेव फंक्शन है ऑर्थोगोनल। तो ये तो 0 हो गया, ये नॉर्मलाइज कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है। तो ये 1 प्लस ये 1 हो गया। ये सब आपने कई बार किया हुआ है, बीएससी में भी किया हुआ है, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। तो हमारा शाई शाई स्टार नॉर्मलाइजेशन बराबर कितना हो गया? और ए है, ए हमारा ए शाई के साथ स्टार के साथ आएगा और एक ए इसके साथ आ जाएगा। तो हमारा ये बराबर किसका हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? और ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, देयरफॉर दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसलिए a इज इक्वल टू 1/√। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। This a can be replaced as 1 normalization constant 1/√2। और ये भी है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये उन 2 इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को भी, नंबर्स को भी बताता है। अब ये 1/√2 जो है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। अब देखिए ये जो हमारे पास आया
कौन सा वेव फंक्शन है? दिस इज एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। इस एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को भी हम जो है इस तरीके से डिटरमिनेंट फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए है तो ये हो जाएगा psi2 is equal to 1/√2 factorial। 2 number of electrons और factorial यानी ways of arranging the electrons। ये है number of ways for arranging the electrons। तो 1/√2 तो देखिए ये क्या है, psi alpha 1 और psi beta 1, psi alpha 2 एंड psi beta। इसको करिए psi ऐसे तो आपको मिलेगा psi alpha 1 psi beta 2 माइनस psi beta 1 psi alpha 2। ये आपको जो है इसको हम इस डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इस डिटरमिनेंट की खास प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन देता है। तो इस डिटरमिनेंट को हम बोलते हैं स्लेटर द ग्रेट। स्लेटर जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उन स्लेटर ने जो है इसको दिखाने का एक बहुत इजी तरीका डिटरमिनेंट फॉर्म में दे दिया उन्होंने। और देखिए हम यदि ये psi alpha 2 यहाँ लिखें और psi beta 1 यहाँ लिख दें तो अभी हमको यही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन नहीं। स्लेटर डिटरमिनेंट की खास प्रॉपर्टी है कि जो फर्स्ट रो है वो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए रिजर्व रहेगी, दूसरी रो जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए रिजर्व रहेगी, यदि तीसरी रो है तो वो तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए रिजर्व रहेगी, और जो कॉलम है वो जैसे अल्फा स्टेट के लिए रिजर्व रहेगा और दूसरा कॉलम है वो दूसरे क्वांटम स्टेट के लिए रिजर्व रहता है। तो ये स्लेटर डिटरमिनेंट की खास प्रॉपर्टी है कि एक तो इसका जो है एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन देते हैं, दूसरा ये जो रो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए रिजर्व रहती है रोज, पहली रो जैसे पहला इलेक्ट्रॉन के लिए। इसी तरीके से जो कॉलम है वो क्वांटम स्टेट के लिए रिजर्व रहते हैं। और ये स्क्वायर डिटरमिनेंट होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही n×n का डिटरमिनेंट हम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो हमारे पास psi2 1/√2 आ गया। अगर यदि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होते तो हमारे पास ये psi3 हो जाता और ये हो जाता 1/√3 और हमारे पास ये इस तरीके से हो जाता अल्फा psi alpha 1 psi beta 1 एंड psi gamma 1। इलेक्ट्रॉन की तीनों क्वांटम स्टेट, इसी तरीके से दूसरे इलेक्ट्रॉन की psi alpha 2 स्टेट, psi beta दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ये रो रिजर्व होती psi gamma 2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए। इसी तरीके से psi alpha 3 और ये psi beta 3 हो जाता और ये psi gamma इलेक्ट्रॉन के लिए। ये तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए रो रिजर्व है और अल्फा स्टेट क्वांटम स्टेट, बीटा क्वांटम स्टेट और ये गामा क्वांटम स्टेट, ये ऑर्बिटल शो कर रही हैं। इसका मतलब जो है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसकी एक और खासियत होती है, यदि इसी तरीके से हमारे पास मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन है तो n इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, psi n = 1/√n। ये बनाएंगे आप, कितने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, psi 1, psi अल्फा स्टेट में क्वांटम स्टेट 1, बीटा स्टेट में इलेक्ट्रॉन है
2, शाई 3, शाई 3, शाई गामा, ये इलेक्ट्रॉन 1 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन 1 ही रहेगा। और मान लीजिए शाई n स्टेट है तो 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से मान लीजिए शाई n स्टेट है तो ये n शाई, ये स्टेट के लिए रिजर्व है, शाई बीटा, ये शाई गामा, और ये शाई n और n। तो ये जो है इस तरीके से हमारे को स्लेटर डिटर्मिनेंट मिलता है, और ये n/n मतलब स्क्वायर डिटर्मिनेंट होता है। इसकी खासियत देखिए, ये एंटी सिमेट्रिक फंक्शन देता है, एंड इट डिस्क्राइब्स ओनली फॉर, इट इज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ये डिटर्मिनेंट जो है मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है। और देखिए इस स्लेटर डिटर्मिनेंट की जो मैंने 2-3 प्रॉपर्टी बताई, और यदि जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया कि शाई 2 है 1/√2, ये शाई अल्फा 1 इलेक्ट्रॉन का स्टेट, शाई बीटा 1 इलेक्ट्रॉन की स्टेट, शाई अल्फा 2 इलेक्ट्रॉन की स्टेट, और ये शाई बीटा 2 इलेक्ट्रॉन की स्टेट है यदि ये। तो यदि आप रो चेंज कर दें, आप इसकी रो चेंज कर दें, तो अभी तो ये कैसे मिलेगा, ये फॉर्म मिलेगी आपको। और रो चेंज करें तो रो चेंज करने पे क्या हो जाएगा, शाई 2' इज इक्वल टू 1/√2 फैक्टोरियल। चलिए बदलिए, इसकी रो एक्सचेंज करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, शाई अल्फा 2, शाई बीटा 2, शाई अल्फा 1, ये हमने एक्सचेंज कर दी, और ये हमारी क्या आ गई, शाई बीटा 1। तो अब इसको इस तरीके से लिखेंगे यदि हम, तो ये हमें क्या मिलेगा, 1/√2, इसको करिए शाई, दिस इज अल्फा, ये सब अल्फा है। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, शाई अल्फा 2, शाई बीटा 1, माइनस शाई बीटा 2, शाई अल्फा 1। देखिए शाई अल्फा 1 शाई बीटा 2, शाई अल्फा 2 शाई बीटा 1 इधर आ गया। इसका यदि हम वो बदल दें, साइन चेंज कर दें, तो हमारा ये शाई 1' क्या हो जाएगा, 1/√2 माइनस, ये क्या हो जाएगा, यदि हम इसका साइन चेंज कर दें माइनस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1/√2, ये क्या हो जाएगा, शाई बीटा, शाई अल्फा 1, शाई अल्फा 1, शाई बीटा 2 माइनस शाई अल्फा 2 एंड शाई बीटा। इसका मतलब पार्टिकल्स की जैसे रो चेंज करी तो वेव फंक्शन ने अपना साइन चेंज कर लिया। इसका मतलब ये हमेशा एंटी सिमेट्रिक फंक्शन देता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल। तो हमारे स्लेटर डिटरमिनेंट में बहुत बड़ी खासियत है कि हम जो है कई सारे मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो हम तो बनाते बनाते परेशान हो जाएंगे इस
इस तरीके से यदि लिखेंगे तो उन्होंने बेचारों ने कितना अच्छा तरीका दे दिया जिससे हम बड़ी आसानी से हम जो है डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं और हम जो है स्टेट हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये देखिए कि यदि हमारे इसमें यदि शाई अल्फा बराबर शाई बीटा हो जाए, शाई अल्फा बराबर शाई बीटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, बीटा की जगह शाई अल्फा लिख दीजिए, ये शाई बीटा की जगह शाई अल्फा लिख दीजिए। इसका मतलब वेव फंक्शन विल बी जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन सेम स्टेट में नहीं रह सकते, या दो इलेक्ट्रॉन सेम स्टेट में नहीं रह सकते, उन दोनों इलेक्ट्रॉन की अलग अलग स्टेट होना जरूरी है। अदरवाइज हमारा अगर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्टेट में हैं तो हमारा वेव फंक्शन जीरो होगा। वेव फंक्शन जीरो होगा यानी सब चीज खत्म। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम स्टेट है वो डिफरेंट होनी चाहिए, और ये हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जिनके सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स यदि सेम हैं, क्वांटम सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम का मतलब क्वांटम स्टेट यदि सेम है तो ऐसी स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दो इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते, उस चीज को अच्छी तरीके से स्लेटर डिटर्मिनेंट जो है फॉलो करता है। और दूसरा एंटी सिमेट्रिक फंक्शन को ये बताता है। इसका मतलब स्लेटर डिटर्मिनेंट में जो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और एसिमेट्रिक फंक्शन इनबिल्ट है। कितनी अच्छी बात है, बेचारे स्लेटर को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने जो है इतना बढ़िया हमको जो है अपना डिटर्मिनेंट बना के दिया, जिससे हम जो है डिफरेंट क्वांटम स्टेट को देख लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स तो क्या है, आप तो डिफरेंस कर नहीं सकते, आप डिफरेंस कर नहीं सकते दो आइडेंटिकल इतने माइक्रो पार्टिकल को। तो दो इलेक्ट्रॉन जो भी सेम हैं यदि अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो हमको तो पता ही नहीं लगेगा कि उन्होंने पोजीशन एक्सचेंज कर ली, उनका आइगन स्टेट जो है चेंज होगी तो हमको पता लगेगा। तो इसलिए जो है हमारे लिए ये जो है स्लेटर डिटरमिनेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंटी सिमेट्रिक फंक्शन एंड स्लेटर डिटरमिनेंट। दैट्स